नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम लोगों के यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले बॉलीवुड अभिनेत्री दीपानिता शर्मा ने अपने ट्विटर पर एक ब्लॉग लिखा था जिसमें उन्होंने अपने फाइब्रॉयड के सिम्टम्स और उसकी डिफ़िकल्ट सर्जरी के बारे में बात की। आज हम लोग फाइब्रॉयड के बारे में ही बात करने वाले हैं। फाइब्रॉयड क्या होता है? फाइब्रॉयड क्या हर फाइब्रॉयड को निकालने की ज़रूरत है? क्या हर एक फाइब्रॉयड में पेन होता है? क्या फाइब्रॉयड से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है? फाइब्रॉयड में कैंसर तो नहीं होता है? अच्छा, कोई ऐसी स्पेसिफिक उम्र है कि इस एज पे फाइब्रॉयड होता है? कौन कौन सी एज में फाइब्रॉयड हो सकते हैं? अच्छा, ये बताओ फाइब्रॉयड के सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा, ये बताओ कि बहुत सारी फीमेल्स को ये जानना है कि फाइब्रॉयड का ट्रीटमेंट क्या होता है। क्या हर एक फीमेल का फाइब्रॉयड का ट्रीटमेंट सेम होता है? क्या क्या टाइप्स ऑफ फाइब्रॉयड होते हैं? बिल्कुल, इन्हीं सब बातों में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे साथ है डॉक्टर सपना। नमस्ते। सपना, क्या होता है फाइब्रॉयड? जी, बहुत ही अच्छा कॉमन सवाल आपने लिया है। फाइब्रॉयड को हम इस तरह से समझेंगे कि बच्चेदानी की गांठें, ये बहुत कॉमन गांठ है और हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में हमको बहुत कॉमनली देखने में मिलती है। लगभग 25 से 30% महिलाओं में ये देखी जाती है और ये बहुत ही कॉमन गांठ है बच्चेदानी की। मतलब ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि बहुत सारी महिलाओं को पता भी नहीं होता है कि उनको फाइब्रॉयड है। बिल्कुल किसी को पता ही नहीं होता है अनलेस कि उनकी कोई सोनोग्राफी हो। इसको हमारी मेडिकल की भाषा में हम लोग इंसिडेंटल फाइंडिंग बोलते हैं। महिला कोई दूसरी तकलीफ के लिए आई होती है और हम लोग उसका जब सोनोग्राफी करके देखते हैं तो हम लोगों को फाइब्रॉयड पता चलता है और 95% पेशेंट्स में फाइब्रॉयड उनको पता नहीं होता है क्योंकि फाइब्रॉयड कोई तकलीफ ही नहीं देता है। जी। अच्छा, कोई ऐसी स्पेसिफिक उम्र है कि इस एज पे फाइब्रॉयड होता है? कौन कौन सी एज में फाइब्रॉयड हो सकते हैं? कॉमनली ये हमारी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है। लगभग 20 साल के बाद 25 से 50 साल के बीच में ज़्यादा कॉमनली देखने में आता है। अच्छा, ये बताओ फाइब्रॉयड के सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसा बताया कि मैक्सिमम तो असिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, तकलीफ ही नहीं होती। जो तकलीफ के साथ आते हैं उनको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? अब यहाँ पे आप फाइब्रॉयड की तकलीफ की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये गांठ होती है, तो गांठ अगर बड़ी हो रही है, उसका एक कट ऑफ लिमिट से साइज अगर बढ़ रहा है तो वो सिम्टम्स क्रिएट करना शुरू करती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गांठ कहाँ बैठी है उसके हिसाब से भी सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे कॉमन सिम्टम क्या होता है कि पेशेंट हमको आके नहीं बोलता है कि उनको फाइब्रॉयड है, उनको तकलीफ ये होती है और खासतौर से महिलाओं में ये तकलीफ देखने में आती है कि उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है, कि उनके मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो ब्लड फ्लो है, बहुत ज़्यादा हैवी होने लगा है, क्लॉट्स के साथ आने लगा है और कई बार पेन के साथ भी उनको पीरियड्स के समय पेन बहुत ज़्यादा होने लगा है। पीरियड्स खत्म होने के बाद भी अगर गांठ थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो लोअर एब्डोमिनल उनको पेन रहता है, नाभि के नीचे वाले भाग में उनको भारी भारी लगता है, पेट थोड़ा फूला हुआ लगता है और कभी कभी गांठ अगर आगे या पीछे, बच्चेदानी के आगे या बच्चेदानी के पीछे मौजूद होती है तो बच्चेदानी के आगे क्या होता है, पेशाब की थैली होती है। तो वो पेशाब की थैली पे जब वो अगर इम्पिंज करती है या उससे टकराती है तो उनको पेशाब करने में या पेशाब करने में तकलीफ होती है, कई बार यूरिन रिटेंशन भी होने लगता है। ये सब मैं उन गांठों की बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और अगर वो पीछे की तरफ मौजूद है तो उनको मोशन पास करने में डिफिकल्टी होती है, जिनको मोस्टली प्रेशर सिम्टम्स के नाम से ज़्यादा समझते हैं। अच्छा, ये बताओ कि बहुत सारी फीमेल्स को ये जानना है कि फाइब्रॉयड का ट्रीटमेंट क्या होता है। क्या हर एक फीमेल का फाइब्रॉयड का ट्रीटमेंट सेम होता है या इंडिविजुअलाइज करते हैं हम लोग केस वाइज? हर एक ट्रीटमेंट, हर एक महिला की प्रॉब्लम अलग है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी टेलर मेड होता है कि उनका क्या एज ग्रुप है, उनको प्रेगनेंसी उनको रखनी है, उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, अगर उनका एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 40 ईयर्स से कम की है या 40 ईयर्स के ऊपर या मेनोपॉज के एज ग्रुप में है, तो इन सब पे हमको अलग अलग डिसाइड करना पड़ता है। हम लोग अलग अलग केस वाइज डिस्कस करते हैं। एक बार मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मैं दर्शकों को ये बता देती हूँ कि क्या क्या टाइप्स ऑफ फाइब्रॉयड होते हैं। बिल्कुल। तो बच्चेदानी की गांठ, फाइब्रॉयड जिसके नाम से ये जाना जाता है, तो ये बच्चेदानी का स्ट्रक्चर से मैं यहाँ समझाना चाहूँगी। ये बच्चेदानी है, ये दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब्स है, दोनों साइड की ओवरीज है और बच्चेदानी का मुंह, सर्विक्स और नीचे योनि का भाग। तो इस छोटे से स्ट्रक्चर में भी हम देख सकते हैं कि ये बच्चेदानी की जो दीवार है ये कट सेक्शन है। यहाँ पे दीवार में हमको एक छोटी सी व्हाइट कलर की गांठ दिखाई गई है। तो सबसे कॉमन जो हमारा फाइब्रॉयड के जो टाइप्स होते हैं उसमें नंबर 1 टाइप होता है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड। जो गांठ बच्चेदानी की दीवार से डेवलप हो रही है उसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड बोलते हैं। अगेन, अगर ये डेवलप होकर बच्चेदानी के अंदर जो चमड़ी होती है एंडोमेट्रियम की तरफ बढ़ती है तो इसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉयड के नाम से जानते हैं। और एक ऐसी गांठ होती है जो बच्चेदानी की दीवार से पेट की तरफ जाती है और वो कोई एक पेडिकल या स्टॉक से लटकी हुई सी रहती है और उसको हम सब सीरोजल फाइब्रॉयड्स बोलते हैं। तो 3 तरह के मोस्ट कॉमनली फाइब्रॉयड्स जो हमको देखने में मिलते हैं। चलो, हमारे पास पेशेंट के एज ग्रुप की 3 कंडीशंस हैं। एक हमारे पास
20-22-23 साल की लड़की है, अनमैरिड है, वो आपके पास एब्डोमिनल पेन करके आई। अल्ट्रासाउंड में हमको फाइब्रॉइड पता चला से 3 सेंटीमीटर का। जी। तो हम उसका क्या मैनेजमेंट करेंगे? अब जैसे एब्डोमिनल पेन हो रहा है और महिलाओं में, फीमेल्स में, यंग गर्ल्स में, तो सबसे कॉमन जो हमारा टेस्टिंग है वो है सोनोग्राफी। और सोनोग्राफी वो लोग अगर बाहर से करवा के आते हैं और उसमें हमको फाइब्रॉइड दिखता है। अब पेशेंट का ये कंसर्न होता है कि पहली बात कि ये कौन सी गांठ है। आपका जैसे केस है कि उसकी शादी भी नहीं हुई और बहुत यंग है, तो ऑफकोर्स पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे कि आगे इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो छोटी सी 3 सेंटीमीटर की गांठ वो कहाँ लोकेटेड है हम वो देखेंगे। और अगर ये सबसीरोजल है, जैसे अभी हमने बात करी कि सबसीरोजल मतलब यूट्रस से बाहर अगर लटकी हुई है, तो बच्चेदानी के बाहर है, तो हमको उसको कुछ नहीं करना है। मोस्टली वो एसिम्प्टोमेटिक होती है। लेकिन अगर इस बच्ची को अगर पेट में दर्द है और अगर वो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, कोई भी फाइब्रॉइड जो 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर कोई भी पोजीशन में है, अगर वो कोई ऐसे तकलीफ नहीं दे रहा है मेजर, तो हमको सिर्फ वेट और वॉच करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं यहाँ उनको एक काउंसलिंग करूँगी पेरेंट्स को कि ये सादी गांठ होती है, ये कोई कैंसर की गांठ नहीं होती है। वो सबसे ज़्यादा उनको हमको रीएश्योर करना पड़ेगा। मतलब इस एज ग्रुप में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी। मतलब हमको कुछ नहीं करना है, हर 6 से 8 महीने में सोनोग्राफी करके देखना है और वो साइज़ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर पेशेंट को तकलीफ़ हो रही है तो हम लोग 5 सेंटीमीटर का कट ऑफ लेके चलते हैं। 5 सेंटीमीटर से अगर ऊपर है तो फिर हम लोग उस फाइब्रॉइड को रिमूव करते हैं, और अगर 5 सेंटीमीटर से नीचे है और तकलीफ़ नहीं है तो हम लोग उस फाइब्रॉइड को रिमूव नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐड ऑन करूँगी कि जैसे आपने ये बोला कि वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी में हमको मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि एक बार रिपोर्ट कराई और बस हम भूल गए उसके बारे में। साल में 2 बार हमको इसको मॉनिटर करना ज़रूरी है, या फिर बीच में जब उनके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, हमको उनको पेशेंट को, फीमेल को, गर्ल को भी काउंसिल करना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी काउंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक फाइब्रॉइड की गांठ बैठी है जो भविष्य में बढ़ सकती है और ज़्यादा बढ़ेगी तो उसको सिम्टम्स भी बढ़ेंगे। तो इसलिए अगर भविष्य में उनका जो मैरिज है या प्रेगनेंसी है, तो उस प्लानिंग के विषय में भी हम उनको थोड़ा गाइड करेंगे। इस बच्ची को अगर ब्लीडिंग, मेनोरेजिया होता है, हैवी ब्लीडिंग, तो हम लोग उसको हार्मोनल पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और हार्मोनल पिल्स की आप बात कर रहे हैं, भले ही वो अनमैरिड है, लेकिन वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा, उनका हीमोग्लोबिन को मेंटेन करेगा और उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा। ठीक है। अब हमारा दूसरा सेट ऑफ पेशेंट आया 25 से 40 साल की उम्र में। उसमें 2 वैरायटी ऑफ पेशेंट हो सकते हैं। एक होता है जिनको बच्चा चाहिए और एक होता है जिनको बच्चा नहीं चाहिए। राइट। जिनको बच्चा चाहिए और वो आपके पास फाइब्रॉइड के साथ आए हैं बाहर की रिपोर्ट लेके, सेम साइज 3-4 सेंटीमीटर का, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला केस हम ले लेते हैं कि जिनको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। अब पहला इसमें ये चीज़ है कि हम उनसे पूरा डिटेल में हिस्ट्री टेकिंग करेंगे कि उनको प्रेगनेंसी कब से वो प्लान कर रहे हैं और कितने समय से उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है। अब जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो ये अपने आप में पूरा एक टॉपिक है और इसमें नॉट ओनली हम फाइब्रॉइड की गांठ के बारे में कंसर्न है, हमारे लिए पार्टनर नॉर्मल है कि नहीं, फीमेल्स कितने महीने से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है और बच्चा उनको नहीं रुक रहा है, उनके फेलोपियन ट्यूब्स का क्या स्टेटस है, ये कई सारी चीज़ें हम साथ में लेके चलते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल है और फाइब्रॉइड एक गांठ वहाँ पे बैठी है और पेशेंट के भी माइंड में रहता है कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा है और ये फाइब्रॉइड के कारण तो नहीं हो रहा है, तो इसमें ये मैं समझाना चाहूँगी कि अगर वो सबसीरोजल फाइब्रॉइड है, बच्चेदानी की दीवार से बाहर जा रहा है, तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी कंसर्न का फैक्टर नहीं है, क्योंकि वो बच्चेदानी में कहीं पे भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो फाइब्रॉइड बच्चेदानी की दीवार में बैठा है या एंडोमेट्रियम में बैठा है और प्रेगनेंसी अगर वो या तो कंसीव हो नहीं रही है, कंसीव होकर मिसकैरेज हो रहा है और अगर 4 या 5 सेंटीमीटर साइज का है, तो फिर हमको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। और इसके लिए मायोमेक्टमी सर्जरीज होती हैं, जो अगर लेप्रोस्कोपिकली या हिस्ट्रोस्कोपिकली, दोनों ही तरीके से डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ फाइब्रॉइड और लोकेशन के हिसाब से रहेगा। चलो, ये आपने बता दिया किसी को बच्चा चाहिए। अगर किसी को प्रेगनेंसी, उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है जी। और ये 25 से 40 साल के एज ग्रुप में आते हैं, मतलब प्री मेनोपॉजल एज ग्रुप में आते हैं, फैमिली कंप्लीट है, अब आगे बच्चे नहीं चाहिए, सेम फाइंडिंग है, हमको 3-4 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो अगर रूटीन गायनिक चेकअप के लिए आए और हमने एक फाइब्रॉइड डायग्नोस करा है, तो हम उसके बारे में उनको बताएंगे कि एक फाइब्रॉइड की सादी गांठ आपके बच्चेदानी में है। हम उसको हमारे नोट्स में, हमारी फाइल में डॉक्यूमेंट करेंगे, रिपोर्ट्स अटैच करेंगे और उनको काउंसिल करेंगे कि हर 4 to 6 मंथ्स में वो एक बार मॉनिटरिंग के लिए आए। दैट इज 1। अगर बीच में उनको पेट में एब्डोमिनल पेन अगर बढ़ रहा है, सिम्टोमेटिक होता है, मतलब सिम्टोमेटिक हो रहा है, खास तौर से ब्लीडिंग बढ़ रहा है, तो बीच में उनको हम बुलाएंगे कि आपको आना है हमारे पास और हम उसका टाइम टू टाइम फॉलोअप करेंगे।
तीसरी पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा, क्योंकि फाइब्रॉइड की गांठों की वजह से कई बार नॉर्मल पीरियड्स भी हैवी होते हैं, रूटीन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी, भले ही उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो हम उनका हीमोग्लोबिन लेवल टाइम टू टाइम मॉनिटर करेंगे और उनको आयरन और सारी चीज़ें हम उनको एडवाइस करेंगे। ऐसे पेशेंट में सिम्टोमेटिक के लिए हम लोग क्या क्या मेडिसिन अप्लाई करेंगे, ब्लीडिंग के लिए कौन सी देंगे और पेन रिलीफ के लिए कौन कौन सी मेडिसिन देंगे? अब जैसे आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करी है, तो सबसे कॉमन सिम्टम है हमारा पेन और ब्लीडिंग। तो इसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे। अभी जो खास तौर से जो पेन रिलीफ के लिए हमारे पास NSAIDs जो कैटेगरी होती है, उनकी कई सारी मेडिसिन अवेलेबल है। खास तौर से पीरियड्स के वो 2 या 3 दिन जब उनको ज़्यादा तकलीफ है, तो हम उनको एडवाइस करते हैं। और अगर है ना पेन के लिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, बास्केट ऑफ ड्रग्स है, उनमें से हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अगेन हॉट वाटर बैग, जो हॉट फर्मेंटेशन बोलते हैं, लोअर भाग, नाभि के लोअर भाग में आप उसको लगाइए, दिन में कई बार लगाइए, उससे काफ़ी आराम मिलता है। बैक पेन होते हैं तो बैक में भी लगा सकते हो, जो मसल स्पैज़म्स को रिलीव करेगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देगा। अगर उनको ब्लीडिंग का इशू है, तो ब्लीडिंग के लिए हमारे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी फाइब्रोनोलाइटिक ड्रग्स होते हैं, जैसे ट्रानेक्सामिक एसिड है, इथामसिलिक एसिड है, इसके अलावा विटामिन्स है कई तरह के, विटामिन सी, विटामिन के, और ख़ास तौर से हार्मोनल पिल्स, क्योंकि आपने जो एज कैटेगरी उनका बोला, तो वो कैटेगरी में हार्मोनल पिल्स उनके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि सर हमको ये फाइब्रॉइड के लिए दवाई ही चाहिए, तो हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड डिस्कस करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हम लोग दे सकते हैं। एक एक करके आप सब बताएं कि कौन कौन से सबसे कॉमन होता है, जैसे हमने बात की थी आगे हार्मोनल पिल्स के बारे में। जी, हार्मोनल पिल्स हम लोग नॉर्मली कोई भी एज ग्रुप में दे सकते हैं। 40 के नीचे तो हम लोगों को यूजुअली ज़्यादा इश्यूज नहीं आते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट होता है। इसके अलावा और कौन कौन से मेडिसिन होते हैं हार्मोन्स जो फाइब्रॉइड को ग्रोथ को इम्पेयर कर सकते हैं? जी, कॉमनली जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे गोनेडोट्रोपिन होते हैं, और इनके कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, और वो 2 to 3 मंथ्स उसका काम करते हैं। बट उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो उनको वो भी हमको साथ में, जैसे कैल्शियम है या कुछ उनके विटामिन हैं, हमको उनको सप्लीमेंट करना पड़ता है। GnRH एगोनिस्ट के बारे में सपना बात कर रही है। 3.75 मिलीग्राम के इंजेक्शंस आते हैं, एवरी मंथली, एवरी 2 मंथली हम लोग देते हैं। वो इंजेक्शंस यूजुअली पेशेंट का एमेनोरिया कर देते हैं, मतलब ब्लीडिंग बिल्कुल बंद कर देते हैं, और उनके साथ हमको एडबैक कैल्शियम और विटामिन डी भी देना पड़ता है। इसके अलावा डिनोजेस्ट और यूलिप्रिस्टल करके भी मार्केट में कुछ टैबलेट्स आती हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, डिनोजेस्ट वगैरह तो जिनको एडिनोमायोसिस का फैक्टर है साथ में, जैसे अभी हम गांठे की बात करें, तो देयर इज अनदर मेडिकल एंटिटी कॉल्ड एज एडिनोमायोसिस, जिसमें भी यही तकलीफ होता है कि ब्लीडिंग बहुत होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके लिए एक बहुत ही वंडरफुल ड्रग है। हालांकि ये थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन ये जो ड्रग है लंबे समय तक दे सकते हैं, वो बॉडी में सेफ भी होती है। छोटी सी वाइट गोली जो आप आराम से पेशेंट को टॉलरेट भी हो जाती है, तो ये हम एक लंबे समय तक दे सकते हैं। स्टडीज ऐसे भी आई है कि इसको 4 to 5 ईयर्स तक हम कंटिन्यूअसली भी दे सकते हैं। यूलिप्रिस्टल के बारे में कुछ बताएं। यूलिप्रिस्टल करके एक मार्केट में बीच में दवाई मेडिसिन अवेलेबल थी, और कई बार इसको ट्राई भी करा गया है। मिनिमम उसको 3 to 4 मंथ्स कंटिन्यूअसली देना पड़ता है, और उसका ऐसा माना जाता है कि वो फाइब्रॉइड की साइज को थोड़ा श्रिंक करता है। बट बाद में देखने में आया कि जैसे हम वो गोली बंद करते हैं, तो फाइब्रॉइड वापस से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ डॉक्टर्स इसके फेवर में है, कुछ नहीं भी है फेवर में। हालांकि यूलिप्रिस्टल के बारे में बहुत लॉन्ग टर्म स्टडीज अभी अवेलेबल नहीं है, और वो थोड़ा सा, जब तक हम लोग यूलिप्रिस्टल देते हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट का काम करता है, तो वो अगर किसी को बच्चे रखने हैं तो यूलिप्रिस्टल हम लोग उनको नहीं दे सकते हैं। डिनोजेस्ट के बारे में सपना बता रही थी, 3 एंटिटीज होती हैं, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस और फाइब्रॉइड्स। साधारण भाषा में बात करो तो ये एक दूसरे के कजिन हैं, क्योंकि इनका जो जेनेसिस होता है वो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस के कारण होता है। ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तब बढ़ता है, इसलिए हम लोग ऐसे पेशेंट्स में प्रोजेस्टेरॉन मॉड्यूलेटर्स देते हैं। डिनोजेस्ट एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोजेस्टेरॉन है जो बॉडी में ईस्ट्रोजन डोमिनेंस को कम करने में मदद करता है। हालांकि इसकी भी फाइब्रॉइड में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है, ये मेनली एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस में ज़्यादा देते हैं। तो ये तो हमने बात किया मेडिसिन के अलावा कोई और नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट है जो हम लोग फाइब्रॉइड के केसेस में कर सकते हैं? yes. जैसे मिरेना हुआ, राइट, एम्बोलाइजेशन हुआ, या Yes. फिर एंडोमेट्रियल एब्लेशन हुआ। जी, बिल्कुल। लेकिन ये सब जो हमारे है, ये हमारे थोड़ा हायर एज ग्रुप में हम इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, समवेयर लाइक 35 to 45 के एज ग्रुप के बीच में भी। तो आपने बात किया तो हमारा आखिरी ग्रुप रह गया 40 के अबव वाला पेशेंट जो पेरीमेनोपॉजल है, या तो मेनोपॉज आने वाला है या आ गया है।
उसको आपको फाइब्रॉइड डायग्नोस होता है और वो सिम्टोमेटिक है, तो हम लोग उसमें क्या क्या बात करेंगे। अगेन वो फाइब्रॉइड की लोकेशन और साइज, ये हर समय हमको पहला क्राइटेरिया तो रखना ही है। अगर उनको ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा इशू है और रोज़ रोज़ उनको दवाई नहीं लेना है या पिल्स उनको सूट नहीं होती है, तो मिरीना करके कॉपर टी, जैसे सबको जानकारी कॉपर टी के बारे में है, ये दवा वाली आंकड़ी हम इसको बोलते हैं, टी शेप की। इट इज़ मिरीना, इट हैज़ अ प्रोजेस्ट्रॉन इन इट, लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल करके एक उसमें ड्रग होती है जो डायरेक्ट यूट्रस में रिलीज होती है और वो हम बच्चेदानी के अंदर यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो इससे भी काफ़ी लोगों को अच्छा कंट्रोल मिलता है, बट वो कितना रिलीफ मिलेगा वो हमको लगाने के बाद ही पता पड़ेगा। अगेन सब म्यूकस फाइब्रॉइड अगर वहाँ कोई बैठा है जो बच्चेदानी की चमड़ी के अंदर है, तो वो उसको एक्सपेल करेगा। इसी उस तरह के केसेस में थोड़ा हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट छोटे छोटे मल्टीपल या इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हैं और अगर पेशेंट को ब्लीडिंग और पेन का तकलीफ है तो उसमें डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हैं। 4 to 5 ईयर्स के लिए काफ़ी सेफ है और टाइम टू टाइम जैसे हम बोल रहे हैं एवरी 4 to 6 मॉनिटरिंग, 4 to 6 मंथली मॉनिटरिंग हम डॉक्टर के साथ, सोनोग्राफी के साथ है, वो तो हमको कंटिन्यूसली रखना ही है। एक थर्मल बैलून एब्लेशन करके भी मार्केट में बीच में एक चीज़ आई थी, आप बताइए उसके बारे में। जैसे ये सपना ने बताया कि फाइब्रॉइड्स में बहुत सारे केसेस में जब मेनोरेजिया ब्लीडिंग ज़्यादा होता है तो अंदर की स्किन बढ़ जाती है। तो थर्मल बैलून एब्लेशन में क्या करते हैं, यूट्राइन कैविटी के अंदर एक बलून फुलाते हैं, उसके अंदर हॉट वाटर डालते हैं और वो गर्मी से ये एंडोमेट्रियम जलता है और उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मार्केट में रहे नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होते नहीं हैं। एक दूसरी टेक्निक है कि फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई पे अटैक किया जाए ताकि उसका ग्रोथ नहीं हो। फाइब्रॉइड्स को जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो यूट्राइन आर्टरी से मिलती है, तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करके एक नई टेक्निक आई है मार्केट में, जिसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। जो डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं उसकी एक ऊपर डिग्री होती है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। वो लोग जैसे एंजियोप्लास्टी में बॉडी में कैथेटर डालते हैं वैसे ही यूट्राइन आर्टरी में कैथेटर डालते हैं और उसमें जेल फोम इंजेक्ट करके यूट्राइन आर्टरी को बंद कर देते हैं ताकि फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई सूख जाए। और ऐसा बोलते हैं कि काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, कोई इसमें एडमिशन नहीं होता है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन बिकॉज ये बहुत इनफ्रीक्वेंट है, बहुत ज़्यादा लोग करते नहीं हैं, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। हालांकि ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। अभी आपने जो ये प्रोसीजर बताया, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन और बलून थर्मल एब्लेशन और जैसे हमने मेरीना की बात करी, ये तीनों ही नॉन सर्जिकल है। ये हम लोग खास दर्शकों को बताना चाहते हैं। नॉन सर्जिकल का मतलब कोई काटा पीटे नहीं करना है इसमें, ना तो हमको फाइब्रॉइड का ऑपरेशन करके निकालना है, ना बच्चेदानी का ऑपरेशन करके यहाँ पे निकालना है। मतलब बच्चेदानी अंदर ही है, यहाँ पे बच्चेदानी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करा जा रहा है, बच्चेदानी वहीं मौजूद है। अभी तक हमने मेडिकल और नॉन मेडिकल ऑप्शंस का बारे में बात किया। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बाकी रह गए फाइब्रॉइड के मैनेजमेंट के लिए, सर्जिकल ऑप्शन। एक होता है मायोमेक्टोमी और दूसरा होता है हिस्टेरेक्टोमी। मायोमेक्टोमी मतलब खाली फाइब्रॉइड की गांठ निकालना और हिस्टेरेक्टोमी मतलब फाइब्रॉइड के साथ यूट्रस को भी निकाल देना। तो सपना, मायोमेक्टोमी हम लोग कब एडवाइस करेंगे पेशेंट को? जी, अब सबसे पहली जो मायोमेक्टोमी, जैसे फाइब्रॉइड को अगर हमको निकालना है तो हमारे लिए एज सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो यंग पेशेंट्स हैं, 30 ईयर्स 35 ईयर्स से कम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा नंबर है कि उनको प्रेगनेंसी प्लान करनी है या फिर उनका एक बच्चा हुआ और अभी सेकंड प्लान करना है। तो उस तरह के केसेस में हम लोग मायोमेक्टोमी प्रेफर करते हैं। अगर मायोमेक्टोमी करने के भी क्राइटेरियाज होते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड का साइज कितना है और फाइब्रॉइड को निकालने से उनको प्रेगनेंसी कंसीव होने का चांस कितना बढ़ेगा, ये सारी चीज़ों को हम असेस करते हैं। तो मायोमेक्टोमी इज़ एन ऑप्शन जो पेशेंट्स यंग है और जिनको प्रेगनेंसी रखना है, ये नंबर 1 उसका कारण है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको बच्चेदानी नहीं निकालनी है, कई लोगों के माइंड में ये रहता है, भले ही वो 40+ है, तो हम उस केस में फिर अगर वो उनको प्रेशर सिम्टम्स है, गांठ बहुत ज़्यादा बड़ी है और उनको पेट फूला हुआ है या पाँव में सूजन है या पेशाब में या मोशन में तकलीफ है, तो उसमें फिर हमको मायोमेक्टोमी करनी पड़ती है। लेकिन हम उनको काउंसलिंग करते हैं कि मायोमेक्टोमी करने के बाद शायद ये आपको 1 से 2 साल के अंदर फिर से हो सकती है और उस बार हम उनको फिर से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फाइब्रॉइड में कब हम लोग हिस्टेरेक्टोमी मतलब बच्चेदानी को निकालने की सलाह देंगे? अभी हिस्टेरेक्टोमी का मतलब है बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन। तो जब बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन है तो सबसे 1 क्राइटेरिया ये है कि उनकी फैमिली कंप्लीट है,
दूसरा, उनको बहुत ज्यादा हैवी पीरियड से पेन की तकलीफ बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक है, जो कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं हो पा रहा है। राइट, तो उसमें अगर वो 38 या 39 इयर्स के भी है, बॉर्डरलाइन एज भी है, तो भी पेशेंट को इतना ज्यादा तकलीफ है, तो वो माइंड में रख के ये सर्जरी प्लान करी जाती है। या कभी कभी इतना ब्लीडिंग हो रहा है कि बार बार ब्लड देने की जरूरत पड़ रही है, ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है, हीमोग्लोबिन लेवल्स उनके बढ़ ही नहीं रहे और उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ टोटली बिगड़ गई है। तो ये दूसरे नंबर पे है। तीसरा, फाइब्रॉइड की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है। जैसे उनमें साइज है 7-8 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड्स है, भले ही वो सब सीरोजल फाइब्रॉइड होते हैं कई बार जो दीवार से बाहर जा रहे हैं, लेकिन साइज इतनी ज़्यादा बड़ी है कि पेट फुला फुला रहना, पेट में दर्द होना, पेशाब और लैट्रिन में तकलीफ होना, पाँव में सूजन होना, उसमें भी हमको सर्जिकल मैनेजमेंट प्लान करना पड़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बताया। अच्छा, पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही है? मेडिकल, नॉन मेडिकल, नॉन सर्जिकल, कौन सा मैनेजमेंट? रजत, मैं फ्रैंकली आपको एक बात बताऊँ ना, पेशेंट्स तो कई सारी रिपोर्ट्स लेके आते हैं, कुछ लोग तो MRI भी करा के आते हैं और दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको हर केस सिनेरियो का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। कई सारे डॉक्टर्स का भी ओपिनियन लेके आते हैं। अब इसमें क्या है, मार्केट में बहुत बास्केट ऑफ मेडिसिन है और बास्केट ऑफ प्रोसीजर्स है। अब वो कौन सा प्रोसीजर कौन से पेशेंट को फिट होगा, उसके लिए वो टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारा इंटरनेट और गूगल पे भी पढ़ के आते हैं। जैसे हिस्टेरेक्टोमी बहुत सारे पेशेंट्स में हम लोग नहीं करते जिनको कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी को हार्ट डिजीज होता है, किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी को किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो पेशेंट्स में हम लोग हिस्टेरेक्टोमी नहीं एडवाइस करते, वो पेशेंट्स में हम लोग मिरेना एडवाइस कर सकते हैं। ऐसे हर एक केस इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। हमारे पास एक पेशेंट डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का आया था, तो उसको मेनोरेजिया था, लेकिन हम लोगों ने उसको हिस्टेरेक्टोमी एडवाइस नहीं किया था, उसको मिरेना एडवाइस किया था। लेकिन डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में अगेन हम लोग हार्मोनल मेडिसिन नहीं दे सकते, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्योंकि वो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस को इंक्रीज करेगा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ाएगा। इसलिए पेशेंट के लिए भले एक पेशेंट की 2 रिपोर्ट सेम होगी फाइब्रॉइड की, लेकिन हमारे लिए हर एक पेशेंट अलग होता है। हर एक पेशेंट का रिस्क फैक्टर्स, एज, उसके पेरिफेरल कोमॉर्बिड फैक्टर्स, ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सब है कि नहीं, वो सब डिपेंड है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी सर्जिकल मैनेजमेंट के पहले हमको उनकी कोमॉर्बिड कंडीशंस को असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी एज के हिसाब से वो सर्जिकली फिट है कि नहीं। अच्छा, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मायोमेक्टोमी आप लेप्रोस्कोपिकली करोगे या एब्डोमिनल करोगे? कब हम लोग लेप्रोस्कोपिकली करते हैं और कब एब्डोमिनल करते हैं? आजकल लेप्रोस्कोपी का ज़माना है। मोस्ट ऑफ द लेप्रोस्कोपिक एक्सपर्ट्स प्रिफर करते हैं कि वो लेप्रोस्कोपिकली ही जाए, लेकिन अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, गांठें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो उस केस में हम ओपन या प्रीवियस उनकी एक सर्जरीज हो रखी है कहीं सारी, तो वो सब असेस करते हैं। पेशेंट का ओबेसिटी लेवल कितना है, ओवरऑल कोमॉर्बिड कंडीशंस कैसा है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में हमको जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ों को असेस करके और डॉक्टर की ओवरऑल एक्सपर्टीज, कुछ डॉक्टर्स लेप्रोस्कोपिकली ज़्यादा कंफर्टेबल है, कुछ डॉक्टर ओपन सर्जरीज के लिए कंफर्टेबल है, और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा है। मायोमेक्टोमी हम लोग इसलिए करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में कि पेशेंट को प्रेगनेंसी चाहिए होती है। जब हम मायोमेक्टोमी करते हैं तो फाइब्रॉइड निकालने के बाद फाइब्रॉइड का जो बेड होता है उसको हमको सिलना पड़ता है। अगर वो 4 या 5 सेंटीमीटर से कम साइज़ का है तो लेप्रोस्कोपिकली उसको सिलने में थोड़ा सा आराम रहता है, लेकिन अगर वो उससे बड़ा साइज़ का होता है तो जब हम लोग ओपन सर्जरी करके उसका मायोमेक्टोमी बेड का सुचर करते हैं तो ईजी रहता है, ताकि भविष्य की प्रेगनेंसी में वो वहाँ से उस कमज़ोर ना हो और रप्चर होने के चांसेस कम रहें। हालांकि हर एक केस इंडिविजुअलाइज होता है, जैसा सपना ने बोला, सर्जन की एक्सपर्टीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये हम लोगों ने फाइब्रॉइड के बारे में मोटी मोटी चीज़ें बात की। अब हम थोड़े मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। क्या फाइब्रॉइड श्रिंक हो सकते हैं, कम हो सकता है साइज में? बिल्कुल भी नहीं। क्या फाइब्रॉइड मेनोपॉज के बाद गायब हो जाते हैं? फाइब्रॉइड मेनोपॉज के बाद गायब नहीं होते, लेकिन ईस्ट्रोजन जो डोमिनेंस जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं, वो मेनोपॉज के बाद उसका ईस्ट्रोजन एकदम कम हो जाता है बॉडी में, तो इसलिए टाइम टू टाइम मेनोपॉज के बाद भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। क्या फाइब्रॉइड में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है? फाइब्रॉइड नॉर्मली सादी गांठ है, बिनाइन ट्यूमर्स के नाम से जाना जाता है, लियोमायोमा के नाम से जाना जाता है, बट रेयरली 0.1% या 0.5% लियोमायोसार्कोमा होने की चांसेस हो सकते हैं, बट उसका जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है वो बहुत अलग है, इसलिए बार बार हम मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। फाइब्रॉइड के लिए खाली बच्चेदानी को निकालना ही एक अकेला ट्रीटमेंट है? नहीं, अभी हमने पूरी वीडियो में मल्टीपल ऑप्शंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सर्जिकल, नॉन सर्जिकल डिस्कस करे हैं। क्या अगर किसी महिला को फाइब्रॉइड है तो उसको बच्चा नहीं रुक सकता है?
बिल्कुल भी नहीं। फाइब्रॉइड अगर छोटा सा है, वो बच्चेदानी के बाहर या बच्चेदानी के बाहर स्थित है, तो कौन सी लोकेशन पे और क्या सेंटीमीटर साइज का है। और कई बार कुछ फीमेल्स को तो मल्टीपल छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स होते हैं और आराम से प्रेगनेंसी कंसीव होकर उनकी डिलीवरी भी होती है। सारे फाइब्रॉइड को निकालना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। वो कहाँ लोकेटेड है और कितने साइज का और किससे क्या तकलीफ है। मेडिसिन लेने से फाइब्रॉइड गायब हो जाते हैं? यूलिप्रिस्टल करके एक मेडिसिन हमने बात करी, जेएनआरएच अगोनिस्ट हमने इंजेक्शंस की बात करी, बट वो जितने दिन उन इंजेक्शंस और मेडिसिन का असर रहेगा उतने दिन उनका साइज थोड़ा सा श्रिंक होता है, लेकिन वंस यू स्टॉप द मेडिसिन वो वापस रीग्रो करते हैं। फाइब्रॉइड की मेडिसिन कोई ऐसी नहीं आती कि जो फाइब्रॉइड को गायब कर दे, घुला दे। वो फाइब्रॉइड का साइज बढ़ने का रोक सकती है जब तक हम लोग मेडिसिन तो लें इसका कोई तब तक। परमानेंट इलाज नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि एक बार फाइब्रॉइड को निकाल दिया तो दोबारा फाइब्रॉइड होने के चांस रहते हैं? दोबारा फाइब्रॉइड बिल्कुल हो सकते हैं। इसलिए 40 के ऊपर अगर हाँ पेशेंट हमको मायोमेक्टोमी के लिए सलाह हमको बोलता है कि मायोमेक्टोमी करानी है, तो हम उसको सलाह देते हैं कि मायोमेक्टोमी कराने के बाद दोबारा फाइब्रॉइड होने के चांसेस रहते हैं, और अगर उनको बच्चा भविष्य में नहीं चाहिए तो हिस्टेरेक्टोमी मायोमेक्टोमी से बेटर ऑप्शन रहता है। अच्छा, ये बताओ कि फाइब्रॉइड में पेन हर फाइब्रॉइड में होता है या कुछ कुछ केसेस में होता है? कुछ कुछ केसेस में ही फाइब्रॉइड में पेन होता है। और अभी हम लोग ये फाइब्रॉइड की बात कर रहे हैं, ये कभी कभी अकेले प्रेजेंटेशन नहीं होता है, इसके साथ एडिनोमायोसिस का भी फैक्टर होता है, और एडिनोमायोसिस के साथ पेन ज़्यादा से होता है। रेड डीजेनरेशन होता है फाइब्रॉइड में कभी कभी, उसके कारण पेन होता है। उसका सिंपल NSAID, पैरासीटामोल या ब्रूफेन से हम लोग उसको पेन को रिलीव कर सकते हैं। अच्छा, अगर फाइब्रॉइड को हमने ऐसा ही छोड़ दिया, ट्रीटमेंट नहीं किया, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जैसे हम बात करें कि बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, सादी बच्चेदानी की गांठें होती है, और एक बार अगर आपको पता है कि आपको कोई फाइब्रॉइड है तो साल में 2 बार आप सोनोग्राफी से उसकी मॉनिटरिंग करवाइए। अच्छा, अगर किसी को, कोई महिला को कोई सिम्टम नहीं है तो उसका मतलब ये है कि उसको फाइब्रॉइड नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फाइब्रॉइड तो इंसिडेंटल फाइंडिंग है, हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया। और कई लोगों को मल्टीपल छोटे छोटे सीडलिंग्स भी होते हैं, मटर के दाने की तरह मल्टीपल फाइब्रॉइड की गांठें होती है, तो उससे डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि अगर पता है तो आप उसका मॉनिटरिंग करवाइए। मैं कहीं गूगल पे पढ़ रहा था, बहुत सारे लो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि वो दीवेल लगाने से फाइब्रॉइड घुल जाते हैं, कैस्टर ऑयल पैक लगाने से। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में तो हमने कभी भी नहीं देखा। और अगर मेडिकल रीजंस को, अगर उसके कॉजेटिव इटियोलॉजी को समझेंगे तो ऐसा बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। ठीक है। क्या सारे पेशेंट्स के फाइब्रॉइड सेम होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अलग अलग लोकेशन हो सकती है, अलग अलग साइज के हो सकते हैं। अभी तो हमने 3 मेजर फाइब्रॉइड डिस्कस करे। कई बार ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड है, सर्वाइकल फाइब्रॉइड है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड। क्या सब फाइब्रॉइड से मिसकैरेज होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने ये सवाल पूछा है, ऐसे फाइब्रॉइड्स जो प्रेगनेंसी जहाँ चिपक रही है, एंडोमेट्रियम बच्चेदानी की जो चमड़ी है जहाँ पे प्रेगनेंसी चिपक रही है, बन रही है, या जहाँ पे प्लेसेंटा बन रही है, अगर वो फाइब्रॉइड वहाँ बैठा है, सब म्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं राइट, उसको। सब म्यूकस फाइब्रॉइड अगर वहाँ पे है और वो थोड़ा बड़ा साइज का है, तो वो प्रेगनेंसी के जो बच्चे की ब्लड सप्लाई को इंटरफेयर कर सकता है, मिस कैरेज का चांस बढ़ा सकता है। अच्छा, ये बताओ फाइब्रॉइड को जांच कैसे करेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे? पहले ज़माने में जो PV एग्जामिनेशन करते थे, वो उससे फाइब्रॉइड पता चल सकता है? गवर्नमेंट सेटअप्स में तो आज भी परविजनल एग्जामिनेशन इज़ द नंबर 1 क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो जब हम परविजनल एग्जामिनेशन में चेक करते हैं तो हमको आइडिया आने लगता है, हमको गांठ महसूस होती है। अब जो यूट्रस का नॉर्मल उनके एज के हिसाब से साइज़ होना चाहिए वो बड़ा लगता है, दैट इज़ 1, दिस इज़ क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जो लोग खुद सोनोग्राफी कर रहे हैं, ट्रांसवेजानल सोनोग्राफी में वो क्लियर कट हमको दिखते हैं, एक या मल्टीपल भी होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, फंडल, लैटरल, कहीं पे भी महसूस हो सकता है। तो सबसे बेस्ट जो चीज़ है डायग्नोसिस के लिए वो है अल्ट्रासोनोग्राफी, और अब तो 3D सोनोग्राफीज भी अवेलेबल है। अच्छा, फाइब्रॉइड में ब्लीडिंग का कुछ पैटर्न होता है कि इतने दिन चलेगी, इतनी हैवी आएगी, कम होगी, कुछ पैटर्न होता है? आप क्या बोलेंगे इसमें? नहीं, ऐसा कुछ पैटर्न नहीं होता है, हर एक चीज़ अलग अलग होती है। इंट्राम्यूरल में नॉर्मली ब्लीडिंग नहीं होती, सब म्यूकस में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। साइज़ कितना है उसका फाइब्रॉइड का, कितने लंबे टाइम से है, उस कभी कभी उसमें पॉलिप बन जाता है तो वो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करता है। करेक्ट। अच्छा, ये फाइब्रॉइड, ट्यूमर, पॉलिप, सिस्ट, ये सब सेम होते हैं या अलग होते हैं? सभी चीज़ें अलग है। फाइब्रॉइड एक बच्चेदानी की दीवार, मायोमास से, इसका नाम ही है, मायोमेट्रियम से ग्रो हो रहा है। सिस्ट होती है, पानी की गांठ होती है, जो बच्चेदानी के अंदर भी हो सकती है, खास ये ओवेरीज में ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा आपने तीसरा क्या बोला? ये पॉलिप। पॉलिप एक ग्रोथ होती है जो एंडोमेट्रियम से हो रहा है, बच्चेदानी की चमड़ी से हो रहा है। तो तीनों ही एंटिटी अलग है। और ट्यूमर? जब हम लोग ट्यूमर का शब्द इस्तेमाल करते हैं हमारे मेडिकल की भाषा में, कोई भी जो गांठ होती है उसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं।
दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक बेनाइन और एक मेलिग्नेंट। बेनाइन माने जो कैंसर नहीं होता है और मेलिग्नेंट माने जो कैंसर होता है। फाइब्रॉइड्स 99.9% बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं और बहुत कम केसेस में मेलिग्नेंट होते हैं। और ट्यूमर हम लोग नॉर्मली पेशेंट से जब बात करते हैं तो हम लोग ट्यूमर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग उनको उनकी साधारण भाषा में गांठ बताते हैं। अच्छा, ये बताओ कि किसी को अगर फाइब्रॉइड है तो उसको प्रेग्नेंट होने के पहले फाइब्रॉइड निकालना ज़रूरी है? नहीं, ये हम जवाब दे चुके हैं। वो तो अगर छोटी गांठ है और अगर उनकी प्रेगनेंसी जो बच्चेदानी के अंदर अगर वो इंटरफेयर नहीं कर रही है एंडोमेट्रियम में, या अगर उनको कंसीव लंबे समय तक नहीं हो रहा है, तो हमको बाकी फैक्टर्स भी असेस करने पड़ेंगे। अच्छा, क्या आईवीएफ के पहले फाइब्रॉइड निकालना ज़रूरी है? ये भी आपका थोड़ा वेग सा क्वेश्चन है। अगर सब म्यूकस फाइब्रॉइड है तो फिर 100% हम निकालेंगे। ठीक है। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है तो उसमें क्या साइज है और उनका पिछला हिस्ट्री कैसा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी, वो कंसीव कर पा रहे थे कि नहीं, क्योंकि आईवीएफ इज अ कॉस्टली साइकिल। तो वी वांट टू मेक श्योर कि इस बार अगर आईवीएफ हो रहा है पेशेंट के लिए तो पेशेंट कंसीव करने का उनका मैक्सिमम चांस रहे। अच्छा, किसी को प्रेगनेंसी के साथ फाइब्रॉइड रुक गया तो क्या? फाइब्रॉइड कई बार होता है, पेशेंट हमारे पास कंसीव होके आते हैं और जब हम सोनोग्राफी करते हैं 8-10 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, 2-2.5 महीने की प्रेगनेंसी होती है और एक 4 या 5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड वहाँ बैठा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम फाइब्रॉइड की सर्जरी करें। हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं, हम उनको गाइड करते हैं और हमारे ट्रीटमेंट में हम शायद उनको थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन की डोज को बढ़ाते हैं ताकि उनको मिसकैरेज होने का चांस नहीं हो, उनको प्रीटर्म लेबर पेन के चांस नहीं हो। अगेन हमको काउंसिल करते हैं कि आपकी वहाँ बैठी है तो उनको ओवरऑल काउंसलिंग की उनकी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और अगर उनको कोई भी तकलीफ है तो इमीडिएटली वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट करें। अच्छा, किसी की मायोमेक्टोमी की है और उसको बाद में प्रेगनेंसी रुकी है तो ऐसे पेशेंट्स में प्रेगनेंसी में क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं आगे जाके 6, 7, 8वें महीने पे? जी, मायोमेक्टमी है तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि मायोमेक्टमी का मतलब क्या है कि हमने बच्चेदानी की दीवार को काट के वहाँ से ग्रोथ को निकाला है और बच्चेदानी की दीवार को सीला है। तो कोई भी चीज़ को अगर हम सीलेंगे तो वहाँ से वो दीवार थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है। अब जब प्रेगनेंसी कंसीव होता है तो प्रेग्नेंट यूट्रस क्या होता है, ग्रो होता है, उसकी दीवार में स्ट्रेच होती है, वॉल स्ट्रेचेज हो रही, तो वहाँ एक कमज़ोरी आने लगती है। तो इसीलिए उनको ये है कि प्रीटर्म लेबर पेन्स चालू हो सकते हैं। एकदम अर्ली प्रेगनेंसी की बात करें तो कई बार मायोमेट्रियम स्कार पर प्रेगनेंसी चिपक जाती है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज़ है कि प्रीटर्म लेबर पेन, ये हमारा एक मेजर चैलेंज होता है 4, 5, 6, 7वें महीने में कि उनको अधूरे महीने डिलीवरी का दर्द नहीं चालू हो जाए। अगेन 7, 8 मंथ में हमारे लिए एक दूसरा चैलेंज होता है कि जैसे यूट्रस ग्रो कर रहा है रप्चर यूट्रस ना हो जाए, तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंज होता है। और डिलीवरी के समय जब हम डिलीवरी प्लान कर रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी है कि सिजेरियन है, हमको ध्यान रखना पड़ता है कि उनको डिलीवरी के कंट्रैक्शंस के साथ उनको रप्चर यूट्रस ना हो। इसलिए अगर प्रेशस प्रेगनेंसी हो, लंबे टाइम तक प्रेगनेंसी नहीं रुकी हो और आईवीएफ के बाद प्रेगनेंसी रुकी हो तो मायोमेक्टोमी वाले पेशेंट्स में हम लोग डिलीवरी की जो तारीख होती है उसके 10 या 15 दिन पहले इलेक्टिव सीजर करने की पेशेंट को सलाह देते हैं। कभी कभी सीजर में भी कुछ तकलीफें होती हैं, प्लेसेंटा चिपक जाती है मायोमेक्टोमी के स्कार के ऊपर। बिल्कुल, प्लेसेंटा जैसे वो मायोमेट्रियम में हमने बताया कि जहाँ टांका लिया हुआ है प्लेसेंटा वहाँ बहुत ज़्यादा चिपक गई है, बच्चा डिलीवर हो गया है लेकिन प्लेसेंटा नहीं निकल रही हो, ब्लीडिंग होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताओ कि मेरे को कि फाइब्रॉइड ना हो उसके लिए कोई कुछ कर सकता है? फाइब्रॉइड एक पॉलीजेनेटिक मल्टीफैक्टोरियल कारण से होती है, 25 to 30% महिलाओं में होती है और उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो है और उसकी जानकारी हमको है तो टाइम टू टाइम अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करिए। कोई नेचुरल रेमेडीज कर सकते हैं फाइब्रॉइड्स के लिए? एलोपैथिक ट्रीटमेंट में हमें नहीं जानकारी है इसकी। फाइब्रॉइड में पेट बड़ा हो जाता है कभी? बहुत बड़ी गांठ होती है तो पेट फूला फूला होता है, इसलिए अगर 35-40 की उम्र में अगर आपका पेट बहुत बढ़ रहा है तो ये मत सोचिए कि यार हमारा वजन बढ़ रहा है, आप उसका एक सोनोग्राफी कराइए, गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए। कई बार इस तरह की गांठें भी होती हैं। फाइब्रॉइड में वजाइनल डिस्चार्ज होता है कभी? जी, अगर सबम्यूकस फाइब्रॉइड है, सबम्यूकस फाइब्रॉइड पॉलिप्स हैं तो उसमें बार बार वेजाइनल डिस्चार्ज, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है तो हमको नीचे से पूरा उनका चेकअप करना पड़ेगा, पर स्पेकुलम चेकअप, और सर्विक्स को भी असेस करना पड़ेगा। जब हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं फाइब्रॉइड के मैनेजमेंट के लिए, बहुत सारे लोगों को ये अवधारणा है कि ओसी पिल्स से फाइब्रॉइड होते हैं, इस बारे में क्या बोलोगे? ओसी पिल से फाइब्रॉइड नहीं होते हैं और हार्मोनल पिल्स हम उनको सिम्टोमेटिक जो उनको ब्लीडिंग और पेन हो रहा है उसको कम करने के लिए हम देते हैं। तो ये तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करिए, गूगल इंटरनेट पे पढ़िए, लेकिन जो खास मेडिकली साइंटिफिक एडवाइस है वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। अच्छा, क्या फाइब्रॉइड लाइफ थ्रेटनिंग है, जान को खतरा रहता है कभी? फाइब्रॉइड्स बिनाइन ट्यूमर से सादी गांठ है और उससे कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम टू टाइम हमको उसको चेक करवाना है।
क्या कोई स्पेसिफिक डाइट होता है जो फाइब्रॉइड में लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? आयरन रिच डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की महिलाओं को हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, क्योंकि ब्लीडिंग उनको हैवी होती है। इसलिए आपका आयरन के सप्लीमेंट्स, आयरन रिच डाइट, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 रेगुलरली साल में सप्लीमेंट करते रहना चाहिए। फाइब्रॉइड की सर्जरी जब हम करेंगे निकालने के लिए, मायोमेक्टोमी, तो उससे कैंसर होने का चांस रहता है? नहीं, एक बार गांठ निकाल दी तो हम उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं, और बायोप्सी में वो डॉक्यूमेंट हो गया है कि ये बिनाइन ट्यूमर है, तो उससे हमको कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन वो फिर से भी हो सकते हैं। तो ये हमारा फाइब्रॉइड के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन था। इनफर्टिलिटी में फाइब्रॉइड एक अलग से अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। आपको ये हमारा टॉपिक कैसा लगा, वीडियो में डिस्कशन कैसा लगा, उसके बारे में आप ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।